चलिए, लास्ट लेक्चर हमने जहां से खत्म किया है हम वहीं से अपने इस नए लेक्चर का आगाज करेंगे और आज हम एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स पे थोड़ी बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने शील्डिंग और डीशील्डिंग इफेक्ट पढ़े उन और हमने फिर उस इफेक्ट्स की जो हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी उस थ्योरी के बलबूते पर हमने सिग्नल्स प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिए थे कि ये सिग्नल फलाने होमोटोपिक हाइड्रोजन्स का है, ये सिग्नल फलाने होमोटोपिक हाइड्रोजन्स का है। उस लेक्चर में मुझसे पहले ही एग्जाम्पल में गलती हुई थी जो मैंने पिछले लेक्चर 3 के कमेंट में भी बताया था कि वो गलती क्या हुई है मुझसे। तो ये वो वंस अगेन एक सिली मिस्टेक हो गई थी मुझसे, लेकिन वंस अगेन कोई किसी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बताई सारी बातें मैंने ठीक है, वो बस एक स्लिप था जो हो गया था मुझसे। बहरहाल, तो अब जो हम एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि हमारी शील्डिंग और डीशील्डिंग इफेक्ट वाली जो थ्योरी है वो यूजलेस है, वो किसी काम की नहीं है। हम यानी कि अब जो मैंने तीसरी टर्मिनोलॉजी वहां लिखी थी एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट, वो मॉलिक्यूल्स के जो साइमल्टेनियसली उनके पास ऐसे एरियाज भी होते हैं कि जहां शील्डिंग होती है और वहीं उन्हीं मॉलिक्यूल्स में कुछ ऐसे एरियाज भी होते हैं जहां डीशील्डिंग भी होती है। हमको अब उस थ्योरी के बलबूते पर एरोमेटिक कंपाउंड्स का एनएमआर समझना है, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल हमारे पास आज है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है और उसमें 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन्स भी इंडिकेट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो प्रिडिक्ट करते हैं कि इसमें सिग्नल्स कितने मिलेंगे। तो ये बहुत ज्यादा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है और इसकी सिमेट्री ऐसी बन सकती है, ऐसे बन सकती है, मैं ऐसे बना देता हूँ, मसला नहीं है। तो ये वाले जो 2 हाइड्रोजन्स हैं ये होमोटोपिक हो गए, ये एक सिग्नल देंगे आपको, और ये जो 4 हाइड्रोजन्स हैं ये इनका चारों का इन्वायरमेंट सेम है तो ये आपको दूसरा सिग्नल देंगे। इनका अगर हम एनएमआर देखें तो उस एनएमआर में हमको 2 सिग्नल्स की जो पोजीशंस हैं वो कहां मिलेंगी, अप फील्ड में, डाउन फील्ड में, ऐसी बातें मिलेंगी। तो एक सिग्नल हमको मिल रहा है 2.5 पे, ये आ गई हमारी पीएमएस की लाइन। एक मिल रहा है आपको सिग्नल 2.5 पे और एक आपको मिल रहा है 7.5 पे, ठीक है। 2 सिग्नल्स मिल रहे हैं आपको। अब वो थ्योरी जितनी मैंने बताई शील्डिंग डीशील्डिंग यहां पर अप्लाई हो सकती है। यहां कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ जज्ब कर रहा हो और कहीं पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो तो वहां हम कहें कि भाई वहां पर डीशील्डिंग है, और हम कहें कि भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है। हम अभी उस थ्योरी से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि कौन से होमोटोपिक हाइड्रोजन सिग्नल्स कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, हम एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट को समझेंगे। वहां पर मैंने बता दिया था कि एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट, और अभी दोबारा जिक्र किया मैंने कि एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट उन मॉलिक्यूल्स में होता है जहां पर शील्डिंग डीशील्डिंग दोनों साथ होती है, यानी कि जिनकी मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही हो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट भी जा रही हो और कुछ रीजन्स में साथ भी जा रही हो। बेंजीन रिंग, छोड़ दो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन रिंग जो स्ट्रक्चर होता है उसको इमेजिन इस तरीके से करना कि उसकी जो बेंजीन रिंग है यानी कि 6 कार्बन्स वो एक प्लेन में, ठीक है। प्लेन समझते हो ना, प्लेन, ये पेपर, ये एक प्लेन है, ठीक है। लेट्स सपोज ये ऐसे पड़ा हुआ है। तो अगर मैं बेंजीन रिंग भी फोल्ड हुआ की बात, ये एक प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन। इस प्लेन पर अगर बेंजीन रिंग मौजूद है, इस तरीके से पड़ी हुई बेंजीन रिंग, तो पता है उसका जो पाई सिस्टम का जो क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट कर रहे हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो इधर नहीं है मौजूद, इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो मैं अगर इस कागज पर बेंजीन रिंग यूं भर के बनाता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मौजूद ही नहीं है इस प्लेन में। वो कहां पर है मौजूद, वो इस प्लेन के ऊपर और इस प्लेन के नीचे मौजूद है। तो बेंजीन रिंग एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल की तरह उसका पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो कहां पर मौजूद है, जो कॉन्जुगेट हो रहा है वो कहां पर मौजूद है, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे। इस बात को ध्यान में रखना। अब व्हाइट बोर्ड में तो बेंजीन रिंग ऐसे नहीं बना सकता, तो व्हाइट बोर्ड पे बेंजीन रिंग में कैसे बनाऊंगा, ऐसे बना देता हूं। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आती है और इस बेंजीन रिंग पर या एरोमेटिक सिस्टम से पड़ती है तो पता है क्या होता है एरोमेटिक सिस्टम्स के साथ,
खासतौर पर उनके साथ कि जिनमें बेंजीन रिंग होती है, वो एरोमेटिक सिस्टम्स, तो उनकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, ठीक है, कि जिसकी डायरेक्शन होती है ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने इमेजिन करना है। अब देखो, अगर आप इस रीजन को देखो गौर से, बेंजीन एरोमेटिक सिस्टम्स के इस रीजन को देखो, तो इस रीजन में जो बेंजीन जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, देखो ये डायरेक्शन है, यानी कि वो अगेंस्ट जा रही है डायरेक्शन में कि जो डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की है। और अगर आप ये रीजन्स देखो बेंजीन रिंग के, ये रीजन्स, तो इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है वो इस डायरेक्शन में है, जो कि सेम डायरेक्शन है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। तो देखो ये जो रीजन्स है ना बेंजीन रिंग के, फिर ये रीजन्स शील्डिंग इफेक्ट देंगे, और एट द सेम टाइम ये जो रीजन्स हैं बेंजीन रिंग के, ये रीजन डी शील्डिंग इफेक्ट देंगे। कहने का मकसद, अगर कोई प्रोटॉन इन रीजन्स पर मौजूद है, वो शील्डिंग की वजह से अप फील्ड में आएगा, और जो अगर कोई हाइड्रोजन एरोमेटिक सिस्टम का कहां पर मौजूद है, इन रीजन्स पर मौजूद है, तो वो क्या देगा, डी शील्डिंग देगा, और डी शील्डिंग की वजह से वो अप फील्ड में आएगा। कोई मसला? तो एरोमेटिक हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो डी शील्डिंग एरिया से मौजूद होते हैं। देखो एरोमेटिक हाइड्रोजन्स कहां पर मौजूद हैं, डी शील्डिंग की एरियाज में। कोई मसला? तो ये जो एरोमेटिक हाइड्रोजन का सिग्नल है वो कहां आना चाहिए, डाउन फील्ड में। तो इनका सिग्नल ये रहा एरोमेटिक हाइड्रोजन्स का, ठीक है। और ये जो हमारे मिथाइल ग्रुप के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कौन से एरिया में, शील्डिंग, तो यहां पर आ गया, ये सिग्नल इनका आ गया। कोई मसला? अब एरोमेटिक कंपाउंड्स की भी हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दे देता हूं चलो। तो उसके अंदर इस बात को इमेजिन सही से करना पड़ेगा कि आप की जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो शील्डिंग एरिया में भी होगी और डी शील्डिंग एरिया में भी कुछ सिग्नल्स होंगे। तो इसको आइडेंटिफाई जो सही करेगा कि ये वाला हाइड्रोजन एरोमेटिक सिस्टम का शील्डिंग एरिया में, डी शील्डिंग एरिया में, तो वो इसको सही सॉल्व करेगा, ठीक है। ये होगी एक बात। अब एक इंटीग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं यहां पर दे देता हूं। इंटीग्रेशन लाइंस क्या होती हैं कि एनएमआर में आपको कुछ लाइंस जरा बड़ी दिखती हैं, कुछ लाइंस आपको छोटी दिखती हैं। अगर आप ये लाइन देखो तो ये बहुत बड़ी है, और अगर आप ये लाइन देखो ये बहुत छोटी है। और अगर आप टीएमएस की लाइन देखो तो वो सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग है। तो सिग्नल की जो लाइन लेंथ होती है ना, लेंथ, ये कंप्यूटर अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, बल्कि ये इंडिकेट करती है कि कितने होमोटोपिक हाइड्रोजन्स मिलकर ये सिग्नल दे रहे हैं। टीएमएस के अंदर 12 हाइड्रोजन्स थे, 12 हाइड्रोजन्स इतनी बड़ी आपको सिग्नल दे रहे हैं। अब मुझे खुद देख के बताओ, ये जो होमोटोपिक हाइड्रोजन्स है इनका नंबर क्या है, 4। तो जब भी आपको ये लाइन 4 हाइड्रोजन्स वाली दिख रही है, ये भी इतनी बड़ी है। लेकिन अगर आप इनको देखो, गलत बोल दिया ना फिर मैंने, ये कितने हाइड्रोजन्स हैं आपके, ये सिग्नल दे रहे हैं आपको 6। तो ये 6 हाइड्रोजन्स हैं, 6 हाइड्रोजन्स मिलकर इतना सिग्नल दे रहे हैं आपको। लेकिन ये जो सिग्नल है आपका, ये 4 हाइड्रोजन्स दे रहे हैं। तो ये जो 4 हाइड्रोजन्स वाला जो पोर्शन है, ये आपको होमोटोपिक हाइड्रोजन का सेट जो है वो आपको ये लाइन दे रहा है। तो चूंकि ये 4 हाइड्रोजन्स आपको मिलकर ये सिग्नल दे रहे हैं, ये 6 दे रहे हैं और ये 12 दे रहे हैं, इसलिए इनकी लेंथ इस तरीके की है, राइट। इसको हम इंटीग्रेशन लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो एनएमआर के अंदर ये इस तरीके से लिखा हुआ नहीं होता। जो एनएमआर कंप्यूटर निकालता है वो कुछ इस तरीके से आपको बताता है। यहां पर एक इंटीग्रेशन का साइन लिखा होता है और उसके ऊपर वो हाइड्रोजन का नंबर लिखा हुआ होता है। यहां पर 6 आ जाएगा और यहां पर इस तरह का लाइन लगा हुआ होगा, लाइन लगी हुई होगी, और यहां पर क्या लिखा हुआ जाएगा, 4H। तो कंप्यूटर जो एनएमआर निकालते हैं तो कुछ कंप्यूटर अपनी इंटीग्रेशन लाइन बनाकर बता देते हैं कि वो इतने होमोटोपिक हाइड्रोजन्स की वजह से सिग्नल आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ छोटी छोटी बातें थी। अब हमारे पास कपलिंग और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट है, स्प्लिटिंग का। तो इसको भी देख लेते हैं। एक अच्छा सा मॉलिक्यूल लेते हैं जो तुम लोगों को लास्ट क्लास में भी कराया था, वहीं से शुरू करते हैं। 1,1,2 डाइक्लोरोइथेन।
1.9 रेडियन। अब इसका जो सिग्नल था ये आ गया 0 लाइन। इसका जो एनएमआर है सिग्नल वो आपको मिल रहा है 4 पे डबलेट, 4 ppm पे डबलेट मिल रहा है, और 5.98 पर आपको ट्रिपलेट मिल रहा है। ठीक है, ट्रिपलेट बहुत छोटा है और डबलेट है वो बहुत बड़ा है। अब वो सारे कहाँ मिल रहे हैं 5.9 समथिंग। दो सिग्नल देगा ये पता है, एक होमोटोपिक सेट ये है, ये एक सिग्नल दे रहा है और ये आपको दूसरा सिग्नल दे रहा है। ठीक है, और अब हमारी इंटीग्रेशन वाली बात वो भी देख लो। ये एक होमोटोपिक हाइड्रोजन है तो इसका सिग्नल कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये जरा बड़ा है तो इसका बड़ा होना चाहिए, यहाँ दो हाइड्रोजन हैं तो इसका डबल होना चाहिए साइज में। ये वाली बात भी देखो अप्लाई हो रही है, हर एनएमआर में अप्लाई होंगी सारे कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, ये यहां पर क्यों आया सिग्नल, ये दो क्लोरीन से नेगेटिव हैं, वो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ बहुत ज्यादा खींच रहे हैं तो इसको डी शील्डिंग में आना चाहिए। डी शील्डिंग वाला ये हो गया, तो ये जो आपका सिग्नल है वो आ गया ये रहा, और इसका सिग्नल आ गया ये। मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। ये सारी बातें हम लोगों को समझ में आ गई, इंटीग्रेशन वाली बात भी समझ में आ गई। अब प्रेडिक्शन और आसान हो जाती है। अब मैं समझाऊंगा ये स्प्लिटिंग क्यों हुई। स्प्लिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है स्पिन स्पिन कपलिंग और स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये या स्पिन मूवमेंट, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको समझना है। अब वही वाली बात आ जाती है, अब मैं बैठकर ये समझाता रहूंगा ना तुम लोगों को कि कपल क्यों हुआ, ये स्प्लिट क्यों हुआ सिग्नल, उससे इंटरप्रिटेशन का कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि अगर वो चीजें ना भी पर तुम लोगों को पता हो तो भी चलेगा, कोर्स में है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे वो चीजें हैं, क्लास में मैं समझा भी रही होती हैं। लेकिन वही वाली बात है कि जब आप इंटरप्रिटेशन करते वक्त उन चीजों को पढ़ोगे रिगोरसली तो ना इंटरप्रिटेशन के रहोगे ना उस चीज के रहोगे। अभी इंटरप्रिटेशन में वो बातें आसान करके बता दूंगा, ठीक है, तो वो थ्योरी की बातें बाद में होंगी, जो हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे फिर। ठीक है, थ्योरी में बहुत सारी बातें। तो खैर, तो अभी हमको समझना है कि ये हम किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो सिग्नल है ये स्प्लिट होगा। देखो कैसे, सिंगल बॉन्ड्स राइट एडजेसेंट टू होमोटोपिक हाइड्रोजन्स, और मैं कहूं तो 1 या बहुत हद मार के 2। अब इस हाइड्रोजन को देखो, इस हाइड्रोजन को देखो, इस हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड ये रहा, एक सिंगल बॉन्ड छोड़ के दूसरे हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड आ गया। एक सिंगल बॉन्ड छोड़ के दूसरे हाइड्रोजन से मुराद दूसरे होमोटोपिक सेट का हाइड्रोजन आ गया, या दूसरे नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड आ गया। अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, ऐसी सिचुएशन ये याद रखना, तो स्प्लिटिंग हो जाएगी। या अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो भी स्प्लिटिंग हो जाएगी। दोबारा सुनो गौर से, अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि एक हाइड्रोजन होमोटोपिक सेट का दूसरे नॉन इक्विवेलेंट होमोटोपिक सेट ऑफ हाइड्रोजन से एक सिंगल बॉन्ड से क्या है, सेपरेटेड, तो उसका सिग्नल स्प्लिट होगा। लेकिन बीच में अगर 3, 4, 5 सिंगल बॉन्ड्स आते हैं तो वो स्प्लिट नहीं होगा। इतनी सी बात। क्यों मैं ना पढ़ना अभी, क्योंकि फिर भयानक नाम आ जाएंगे जिनका इंटरप्रिटेशन से ताल्लुक नहीं होना, जिनके बगैर भी इंटरप्रिटेशन सीखी जा सकती है। यहां पर वो कंडीशन अप्लाई हो रही है, ये कंडीशन ये वाली जिसमें 2 सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड होते हैं ये हाइड्रोजन्स, उनको भी भूल जाओ। बात अभी अपनी कॉम्प्लिकेट नहीं करनी, मुश्किल नहीं करनी अपने लिए। अभी सिर्फ ये बात, वही वाली बात याद रखनी है, हर कपलिंग का नाम होता है, हर कपलिंग का एक कांस्टेंट होता है। अब एक अपनी जिंदगी मुश्किल ना करो। अगर एक, दोबारा सुनो, अगर एक हाइड्रोजन जो कि एक होमोटोपिक सेट का है, अगर वो सेपरेटेड है किसी दूसरे नॉन इक्विवेलेंट होमोटोपिक सेट ऑफ हाइड्रोजन से, सेपरेटेड बाय 1 सिंगल बॉन्ड, तो वो कपलिंग, तो वो स्प्लिटिंग अपने सिग्नल की देगा। अब सवाल उठता है कि स्प्लिटिंग जो है वो डबलेट भी होती है, वो ट्रिपलेट भी होती है, वो क्वार्टेट भी होती है, ठीक है, और लिस्ट चलती रहती है, मल्टीप्लेट भी होते हैं हमारे पास। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी स्प्लिटिंग देगा, स्प्लिट होगा ये सिग्नल तो 1 में होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, और ये छोड़ो,
तो हमको कैसे पता चलेगा स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग जो है वो 2 होंगी या 3 होंगी? बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स। अब देखो ये जो दूसरा सिग्नल आपको मिला इन होमोटोपिक सेट्स का, वो सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स। कितने हैं वो नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स? अगर जवाब है एक है वो नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन तो डबलेट बनेगा। अगर नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एक है तो डबलेट बनेगा। अगर नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन 2 है तो ट्रिपलेट बनेगा। अगर नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन 3 है तो क्वार्टेट बनेगा एंड द लिस्ट गोज ऑन। ठीक है, हाँ क्वार्टेट बनेगा। बहरहाल तो अब देखो ये सिग्नल ये था, ये जो सिग्नल था आपका इस हाइड्रोजन का सिग्नल कौन सा था? देखिए ये था। और इस हाइड्रोजन का सिग्नल कौन सा था? ये था। ठीक है, अब इन हाइड्रोजन्स, ये हाइड्रोजन सेपरेटेड है सिंगल बॉन्ड से इस नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन से। इनकी अमाउंट 1 है तो ये डुप्लेट में बन जाएगा सिग्नल। इनका सिग्नल डुप्लेट में टूट गया। अब इस हाइड्रोजन पर आओ, ये हाइड्रोजन भी तो सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, लेकिन इधर कितने नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स मिल रहे हैं आपको? 2। इसके नॉन इक्विवेलेंट 2 हैं तो इसका सिग्नल स्प्लिट हो जाएगा इनटू ट्रिपलेट, तो वो ट्रिपलेट में स्प्लिट हो गया। अगर अभी ये बात इतनी अच्छी समझ में नहीं आई है, मसला नहीं है, एक और मॉलिक्यूल करते हैं। ऐसे आ जानी चाहिए, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं बोली, लेकिन फिर भी जो सही से इसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे उनके लिए जरूरत इस बात की कि वो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स करें। अब एक और मॉलिक्यूल करते हैं। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, हाँ ये वाला अच्छा वो ये इथाइल एसीटेट। कितने सिग्नल देगा ये आ गया एक सिग्नल, ये आ गया दूसरा सिग्नल, ये आ गया तीसरा सिग्नल। 3 सिग्नल देगा। अब आओ प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सा सिग्नल स्प्लिटिंग देगा, कौन सा नहीं देगा। और अगर कोई सिग्नल स्प्लिटिंग देगा तो वो कितनी स्प्लिटिंग देगा? कौन से इससे शुरू करते हैं। ये हाइड्रोजन्स 1 2 3 इनका जो सिग्नल मिलेगा वो स्प्लिटिंग देगा। तो कैसे पता चलेगा? हम देख लेते हैं कि क्या एक सिंगल बॉन्ड के डिफरेंस से या एक सिंगल बॉन्ड के गैप से क्या कोई और होमोटोपिक हाइड्रोजन का सेट है या नहीं। तो देखो किसी भी एक हाइड्रोजन को पकड़ लो, होंगे तीनों इक्विवेलेंट हैं। तो देखो इसको पकड़ लो, चलो इसको पकड़ने की बात है। इसको पकड़ो, सिंगल बॉन्ड का गैप है और 2 नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन आ रहे हैं इसके। तो चूंकि 2 हाइड्रोजन हैं बाय डिफरेंस ऑफ या एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या करेगा? स्प्लिटिंग। इसका सिग्नल अभी देख लेते हैं। हमने प्रेडिक्ट कर दिया, एनएमआर देखे बगैर सिर्फ मॉलिक्यूल को देखकर हमने प्रेडिक्ट कर दिया इसका सिग्नल, इन हाइड्रोजन का सिग्नल जो है वो ट्रिपलेट होगा। इधर देखते हैं, ये हाइड्रोजन का जो सिग्नल होगा, इन हाइड्रोजन का जो सिग्नल होगा, क्या वो स्प्लिट होगा? तो हमको कैसे पता चलेगा कि स्प्लिट होगा? हम देख लेते हैं कि क्या एक सिंगल बॉन्ड के डिस्टेंस से कोई होमोटोपिक हाइड्रोजन का सेट है। तो किसी भी एक को पकड़ लो, दोनों इक्विवेलेंट हैं। इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। आज ये जो हाइड्रोजन है इसके एक सिंगल बॉन्ड के फर्क से कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं अलग होमोटोपिक सेट के? 3। तो चूंकि 3 एक सिंगल बॉन्ड के फर्क से मौजूद है नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन 3, तो इसका सिग्नल कैसा होना चाहिए? क्वार्टेट। एक ऐड कर दो। इसको देखो, क्या इधर एक सिंगल बॉन्ड, क्या इधर इन हाइड्रोजन का सिग्नल स्प्लिट होगा? एक सिंगल बॉन्ड के फर्क से यहां कोई और हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो इसका सिग्नल स्प्लिट नहीं होगा। इसका जो सिग्नल होगा उसको सिंगलेट कहेंगे, सिंगलेट। ये भी प्रेडिक्ट कर लिया। और अब चूंकि शील्डिंग डिशील्डिंग मालूम है तो हम इधर इससे ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सिग्नल अप फील्ड में आएगा, कौन डाउन फील्ड में आएगा। ये हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव से,
तो इनका सिग्नल कहां आना चाहिए, सबसे कहां पर, सबसे लेफ्ट हैंड साइड पर। तो इनका आएगा फार लेफ्ट। चलो भाई, जो क्वार्टेट होना चाहिए वो फार लेफ्ट में होना चाहिए। इनका जो इनका सिग्नल, ये एक कार्बन पे दूसरा कार्बन और फिर ये सब कुछ आ रहा है, तो इनका सिग्नल कहां आना चाहिए, फार राइट में। ये सबसे ज्यादा शील्डेड है और ये दरमियान में आएंगे, मिडिल में। सिंगलेट कहां आएगा, मिडिल में। तो अभी मैंने एनएमआर नहीं देखा, एक एनएमआर को लेकिन प्रिडिक्ट जरूर कर लिया। मैं कहता हूं मेरे मुताबिक मिडिल पे सिंगलेट आना चाहिए, फार लेफ्ट में क्वार्टेट आना चाहिए और फार राइट में ट्रिपलेट आना चाहिए। ये देखो जरा, सिर्फ मॉलिक्यूल देख के सारी बातें। अब इनकी लेंथ को भी मैं देख सकता हूं, सबसे लंबा टीएमएस है। ये कितने, ये सिग्नल जो मिडिल में सिंगलेट है, ये 3 हाइड्रोजन हैं, ठीक है, 3 हाइड्रोजन। ये 2 हाइड्रोजन हैं, ये भी 3 हाइड्रोजन हैं। तो इसका मतलब कि ये जो हमारा ट्रिपलेट है और ये जो हमारा सिंगलेट है, इनकी जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और जो हमारा जो क्वार्टेट है फार लेफ्ट वाला, वो 2 हाइड्रोजन थे, तो उनका जो सिग्नल है थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो मैंने देखो मैंने इतनी सारी बातें प्रेडिक्ट कर दी, पूरा एनएमआर सिग्नल प्रेडिक्ट कर दिया, पूरी पूरी की पूरी मैंने प्रेडिक्शन कर दी है। किसकी, एक से सिर्फ मॉलिक्यूल को देखकर, ठीक है। तुम लोग भी इस लायक होने चाहिए। देखते हैं मैं सही बोला दूं। तो भाई देखो, इसकी वैल्यू, क्वार्टेट की वैल्यू है 4 ppm, क्वार्टेट की वैल्यू 4 ppm है, और सिंगलेट की वैल्यू 1.9 ppm है और ट्रिपलेट की वैल्यू 1 ppm है। तो ये 1 ppm आ गया, कौन, ट्रिपलेट 1 पर आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 है। फार लेफ्ट 4 ppm और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1.9। देखा, मैंने सही था, मैं सही था, सारी प्रेडिक्शन सही होगी मेरी। वजह सिर्फ यही है, मैं सिर्फ और सिर्फ उस थ्योरी का जिक्र किया तुम लोगों के सामने जो इंटरप्रिटेशन के वक्त तुमको हेल्पफुल होगी, और उससे तुम लोगों को फिलहाल बचा लिया फॉर द टाइम बीइंग, कि जो तुमको कंफ्यूज करेगी। दोनों को जो साथ लेके चलेगा वो भी कर सकता है, अगर थोड़ी सी मेहनत करे। बाहर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एक और मॉलिक्यूल करते हैं भाई, ये बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है। मैं प्रेडिक्शन करूंगा इस मॉलिक्यूल को लेकर, वंस अगेन पूरा गो थ्रू करेंगे हम इसको साथ साथ, और फिर उसके बाद प्रेडिक्शन को मैच कर लेंगे एनएमआर से, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या है मेरे पास, 1 2 3 4 5 2 पेंटानोन, 2 पेंटानोन है मेरे पास। अब मेरे पास एक कीटोन आ चुका है। अब मैं प्रिडिक्ट करता हूं सारी बातें इसकी। शुरू से शुरू हो जाओ, लेक्चर 1, लेक्चर 2, जो सबसे पहली बात, नंबर ऑफ सिग्नल्स। सिमेट्री नहीं है, कोई बात नहीं, काम आसान, बहुत सारे सिग्नल मिलने वाले हैं। इसका सिग्नल मिलेगा आपको 1, इसका सिग्नल मिलेगा आपको दूसरा, इसका मिलेगा आपको तीसरा, और इसका मिलेगा आपको चौथा। ये मेरी प्रेडिक्शन है, 4 सिग्नल मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां आपके पास कोई स्प्लिटिंग होगी या नहीं होगी, क्या सिंगल बॉन्ड के डिस्टेंस से कोई और होमोटोपिक का सेट है? तो सिंगल बॉन्ड के डिफरेंस से कोई भी होमोटोपिक का सेट यहां मौजूद नहीं है, तो इसकी कपलिंग नहीं होगी। क्या इसकी स्प्लिटिंग या कपलिंग होगी? तो देखो, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर एक सिंगल बॉन्ड के फासले से 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं नॉन इक्विवेलेंट, इसकी स्प्लिटिंग होगी, और इसकी स्प्लिटिंग होगी, चूंकि 2 आ रहे हैं नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड के फासले से, तो इसकी स्प्लिटिंग होगी, तो ट्रिपलेट बन जाएगा। बीच वाले, इसकी स्प्लिटिंग होगी, बिल्कुल होगी, और इसकी तो तेज दबा की होगी। वजह, एक सिंगल बॉन्ड के वक्फे से 3 यहां पर हैं, एक सिंगल बॉन्ड के वक्फे से 2 यहां पर हैं, 3 और 2 5। तो भाई इसका तो बनेगा, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, 6 में स्प्लिट हो जाएगा, हेक्सेट कहेंगे मेरे ख्याल से, पता नहीं। तो खैर 6 में स्प्लिट हो जाएगा। 1 2 3, हाँ 6 कैसे बनता है? जो मैं जो हूं, तुम लोगों को पास्कल ट्रायंगल भी बताऊंगा, कि जिसकी मदद से तुम लोगों को पता चलेगा कि कपलिंग जो होती है, स्प्लिटिंग होती है, उसके अंदर मिडिल सिग्नल इतना लंबा क्यों है, साइड के सिग्नल इतने छोटे क्यों आ रहे हैं।
वो पास्कल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बता दूंगा वो भी। ये मिलेगा आपको, ठीक है। ये मेरी मर्जी वन सेकेंड नहीं चल रही है कि ये सिग्नल छोटा क्यों है, इससे बड़ा क्यों है, इससे बड़ा क्यों है, इससे छोटा क्यों है, इससे छोटा क्यों है। ये पास्कल ट्रायंगल से आपको पता चलता है, ठीक है। इसकी भी थ्योरी तुम लोगों को बता दूंगा। इसको मैं आओ तो इधर भी स्प्लिटिंग होगी, बिल्कुल होगी। एक सिंगल बॉन्ड पे वक्फे से दो आ रहे हैं, इसके ट्रिपलेट मिलेगा। और मैं और भी प्रेडिक्शन कर सकता हूं कि क्या क्या फार राइट में होगा, लेफ्ट में होगा, ये सब तुम लोग भी कर सकते हो। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। स्प्लिटिंग हो चुकी है और मैंने प्रेडिक्शन कर दी है कि भाई 4 सिग्नल आएंगे जिनमें से एक स्प्लिट नहीं होगा, यानी स्प्लिट नहीं होगा तो सिंगलेट होगा, 2 ट्रिपलेट मिलेंगे और एक आपको 6 की वो मिलेगी। तो भाई इसका जो सिग्नल है उसमें देखो 4 ही सिग्नल आ रहे हैं माशाल्लाह। टीएमएस वाले को नहीं काउंट करते। 0.7 पे क्या मिल रहा है आपको ट्रिपलेट, 1.4 पे आपको क्या मिल रहा है, वही हेक्सेट, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, सॉरी भाई, मल्टीप्लेट कह सकते हैं। क्वार्टेट के बाद मैंने नाम नहीं सुने स्प्लिटिंग के ना, नहीं ना पड़े तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लेट कह सकते हैं, मल्टीप्लेट कहेंगे, ठीक है, मल्टीप्लेट। बहरहाल, और फिर ये 1.9 पे क्या आ रहा है, 1.9 पे आपको सिंगलेट मिल रहा है और 2.2 पे आपको क्या मिल रहा है, ट्रिपलेट मिल रहा है। अब वही देख लेना कि 3 हाइड्रोजन हैं तो इधर कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा। लो मैंने इसके सिंगलेट को टीएमएस से बड़ा कर दिया। खैर टीएमएस से लंबा सिग्नल नहीं हो सकता जब तक कि 12 से ज्यादा हाइड्रोजन ना हो। 12 तो खैर लाइंस को छोड़ो, इंटीग्रेशन को छोड़ो। सीन ये है कि अब तुम लोग चीता हो गए हो किसमें, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट और मल्टीप्लेट्स को क्या करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए। एक और मॉलिक्यूल कर लेते हैं, क्या कहते हो। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्यों ना मैं तुम लोगों को अब एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दे दूं, ठीक है, तगड़ी तगड़ी, और फिर उसको डिस्कस हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। मॉलिक्यूल दे देता हूं और मुझे बताना है कि उसके जो एनएमआर होगा उसके अंदर स्प्लिटिंग होगी नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी, पूरा बताना, ठीक है। नहीं यार, इसको वो कर दो, चीजों का आसान रखना। इससे बता रहा हूं मुझे, चलो प्रैक्टिस हो ही रही है तो इस मिथाइल की बताइए दो, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, अरे हाँ ये कल वाला, इसका भी बताना, 4 हो गया। ये तुम लोग गलत करोगे, लाजमी गलत करोगे, मैं अभी से बता दूं। अल्कोहल का, इसका हिंट थोड़ा सा दे रहा हूं, अल्कोहल का प्रोटॉन जो है वो स्प्लिटिंग नहीं देता, ठीक है। क्यों नहीं देता, ये क्यों नहीं देता, क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग, अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है स्प्लिटिंग नहीं देता, क्यों नहीं देता, ये हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है भाई। और एक और कर लो, 5 कर लो इसे, ठीक है। इनका जितनी प्रिडिक्शन, जितना मैटर तुम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो ना, पूरा एनएमआर प्रिडिक्ट करो, कर सकते हो तो, ठीक है।
इन सब मॉलिक्यूल्स का। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।